छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। मौसम का हाल बदलने लगा है, लोगों को ठिठुरन से अब राहत मिलेगी। 5 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावनाएं हैं। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल घना कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 48 घंटों में ठंड का असर होना कम हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है, लोगों को ठिठुरन से राहत मिलेगी और 5 दिनों में तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और 48 घंटों में तापमान कम होता हुआ भी यहां पर नजर आने वाला है। तो ऐसे में देखिए, मौसम बदल रहा है, जो लोगों को ठिठुरन से अब राहत मिलेगी और गर्माहट मौसम में बढ़ने वाली है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश आयाम बलरामपुर से जुड़ रहे हैं और खैरागढ़ से नितिन भांडेकर जुड़े हैं। सबसे पहले बलरामपुर का रुख करेंगे। बलरामपुर में किस तरह का मौसम बना हुआ है, दिनेश बताइएगा। बता दूं कि यहाँ पर अभी जो ठंड है थोड़ा उससे राहत मिली है, लेकिन जो प्रशासनिक है वो देखिए ठंड को जैसे बढ़ती हुई ठंड को देख के तत्काल स्कूलों की जो छुट्टी है उससे बढ़ा दी है, थोड़ा राहत मिला है। बाकी स्वास्थ्य विभाग से एडवाइजरी दी जा रही है कि लोग अपने घर में जैसे अलाव वगैरह जलाते हैं तो कोयले वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ताकि घर में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो उससे कई बार मौतें भी हो जाती है। कुछ लोग उन्हीं से बात करेंगे, क्या कहेंगे बलरामपुर की ठंड को लेकर? फिलहाल ठंड अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़ने का चांस रहता है। लोग अलाव जला के तो देखिए और भी है यहाँ पर, बोलेंगे बलरामपुर की ठंड को लेकर क्या बोलेंगे भैया, कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए लोग भी बता रहे हैं किस तरह का मौसम यहाँ बना हुआ है। और रुक करेंगे नितिन का, जो कि खैरागढ़ में इस वक्त मौजूद है। नितिन, छत्तीसगढ़ में अब जो है तापमान बढ़ने वाला है, ठंड से राहत मिलेगी, फिलहाल कैसा मौसम है? देखिए अंशिका, अभी तो फिलहाल 7:30 बजने को है और यहाँ मैं ग्रामीण क्षेत्र डिवरी में हूँ और यहाँ पर सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल कर अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। मतलब साफ है अंशिका की ठंड कम नहीं हुई है। मैंने उनसे बात करने की यहाँ पर जो उपस्थित है उससे मैंने बात भी की है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण से बात भी करेंगे कि खैरागढ़ में जिस तरह से ठंड अभी डिवरी में हम और ठंड बढ़ी है, तो बचने की आप लोग क्या कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? आग वाग जला रहे हैं दिया, और ठंड तो बहुत है सर। ठंड बहुत है? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा है। हाँ। दादा आप बताइए, खेत में जाने के लिए कैसे कर रहे हैं? ठंड में भी खेत जा रहे हैं? पीछे जब क्या है तापमान जो गर्मी अभी थोड़ा एहसास नहीं हुआ है अभी। आप बताइए ठंड को लेकर क्या चाहेंगे, में किस तरह से ठंड है अभी? ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो बच्चों को ठंड से बचाने के फिलहाल अभी बढ़ी हुई है, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा। दिनेश और नितिन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के एक बड़ी खबर है। 28 नवंबर को रायपुर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवा रायपुर में रोड शो भी करने वाले हैं। इसके साथ ही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही 33 राज्यों के डीजीपी भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं इस विशेष कॉन्फ्रेंस में। और करीब 300 से ज्यादा वीआईपी रायपुर पहुंचेंगे, जिसको लेकर के विशेष तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और इस दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई जाएगी, लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है पीएम मोदी का। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही रायपुर आने वाले हैं, क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा होगा, जिस दौरे को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही पुलिस विभाग की एक बड़ी बैठक भी हुई थी और कुल मिलाकर 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस यहां पर होना है। और 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को आने वाले हैं। 28 तारीख को वो आएंगे, जिस दौरान वो भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी जाना है उनको। तो ऐसे में रोड शो की तैयारी की जा रही है। जगह जगह पर जैसे ही राज्योत्सव के समय पर रोड शो करवाया गया था, उसी तरीके से यहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो करवाने की तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग भी
भी अलर्ट पोर्ट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान एक बड़े होटल पे क्योंकि डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है, तो उस कॉन्फ्रेंस के लिए भी सुरक्षा बल के तमाम जवान लगे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम एजेंसियां भी इसमें जो है वो काम में जुट गई, क्योंकि समय अब कम बचा हुआ है। इसके साथ ही आज जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी आना है उनको भी, और समापन के अवसर पर संभवतः 30 तारीख को वो रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन करवाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक साथ ही 3 दिनों के अंतराल पे ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी में बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जानकारी मिल रही है कि यहाँ रुक भी सकते हैं। तो ऐसे में रुकने के लिए भी जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का नया बंगला नवा रायपुर में बन रहा है, उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़े स्तर पे तैयारी शुरू हो गई है। अंशिका, बिल्कुल रोहित, देखिए यहाँ पर एक ये बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि नवा रायपुर में पीएम पहुंचेंगे। और फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं। आज से 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं देखिए ये लगातार चौथा G20 सम्मेलन है, जो कि ग्लोबली साउथ में होने जा रहा है, और जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। 3 दिन का ये दौरा रहने वाला है, जिसमें भारत का नजरिया पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जो रणनीति है, भारत का जो नजरिया है, वो सबके सामने रखते हुए नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं देखिए G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रवाना हो रहे हैं। 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करने वाले हैं पीएम मोदी। इसके साथ ही ये देखिए एक खास दौरा है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ये आयोजन हो रहा है, जहां पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नजरिए को दुनिया के सामने रखेंगे। G20 एजेंडे पर बात होगी और तीनों सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान जब प्रमुख सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, तो कई सारे मुद्दे होंगे, जैसे कि खाद्य प्रणाली पर बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात होगी। इसके साथ ही जो भारत का दृष्टिकोण है, वो भी पूरी दुनिया को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो देखिए, इससे पहले भी G20 समिट जब आयोजित किया गया था, तो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके साथ ही ये पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत खास हैं, जो ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक ग्लोबल लीडर हैं, यानी कि दुनिया उनकी तरफ देखती है और वो यहाँ पहुंच करके अपने सत्र को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं देखिए ये दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें हैं। इस बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उस पर वेलकम लिखा हुआ है, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए पहली तस्वीर, जहां साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं, भारत से निकल चुके हैं पीएम मोदी, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका यानी कि जोहान्सबर्ग किस तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार है। पोस्टर्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा बहुत ही खास रहने वाला है। 21 से 23 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में रहने वाले हैं। G20 समिट में 3 सत्र होंगे, जिसमें से तीनों ही सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। कई बड़े मुद्दे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और कई सारे विकास से जुड़े हुए मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। देवेश प्रसाद साहू ने इसमें टॉप किया है। तो वहीं देखिए टॉप 10 में लड़कों ने इस बार बाजी मार ली है। स्वप्निल वर्मा ने दूसरी रैंक हासिल की, तो वहीं यशवंत कुमार देवांगन तीसरे स्थान पर आए हैं। ये टॉप 3 रहे CGPSC 2024 के। जब देर रात ये नतीजे जारी किए गए, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए लोगों में जो उत्साह देखने को मिला है वो बहुत ही खास था। CGPSC में 48वीं रैंक हासिल करने वाले रोहित कुमार वर्मा से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है और उनके संघर्ष की कहानी भी जानी। बता दें आपको कि रोहित कुमार वर्मा 6 साल से संघर्ष कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये रैंक हासिल की है। अब उन्हें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद DSP मिलने की संभावनाएं भी हैं। आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे ही हमारे साथ एक साथी हैं रोहित कुमार वर्मा, जो कि 48 रैंक लेके आए हैं और संभवतः DSP चयनित हुए। चांस तो लग रहा है DSP मिल सकता है। कैसा लग रहा है आपको अभी?
अभी तो प्रोसेस नहीं हो रहा है, अचानक से रिजल्ट आया, भाई कॉल करके बताया भाई तेरा 48 रैंक आया है। मैं तो देख नहीं पाया हूँ अभी तक, अचानक 48 रैंक, इतने साल का मेहनत, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया अभी तो। मैं 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था कॉलेज ख़त्म होते ही। उसके बाद ऐसा आया मौका, बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आने लग गए। मैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, प्री मेंस मेरा क्लियर हुआ, मैं फिज़िकल में बाहर हो गया। उसके बाद मैं एपेक्स बैंक वाले जॉब में व्यापम का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 1 साल से लगभग वहाँ काम कर रहा हूँ। अब उस यहाँ पे फिर भी लगा हुआ था मैं जॉब के साथ साथ में मेहनत करते हुए, सोच रहा था कि मिलेगा मेरे को भी, हार नहीं मानना है बस, और हो गया आज वही चीज़। कुल अगर देखा जाए तो कितने साल की तैयारी थी? 2019 से 2025, मतलब मेरा 6वां अटेम्प्ट था ये। और इसके साथ ही देखिए सरगुजा के मयंक सिंह मंडावी भी डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने देर रात रिजल्ट जारी किया है। एक सफल अभ्यर्थी के साथ मैं हूं, नाम है मयंक और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। मयंक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है मयंक, आज आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस पद पर चयनित हुआ हूँ। जो 3 साल की मेहनत थी मेरी, वो आज सफल हो गई है। मैं भी 12 बजे के पहले बहुत नर्वस था। जब रिजल्ट आया तो यहाँ का नेट वैसे ही बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं PDF डाउनलोड हुआ तो मैं अपना नाम खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर मैं नीचे से चेक कर रहा था, फिर देखा कि अब है ऊपर में, फिर देखा कि मैं अपने कैटेगरी में 2nd रैंक आया हूँ और मैं डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। तो मतलब बहुत खुशी हुआ, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज इस सफलता के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप अनुशासित और नियमित रूप से मेहनत करें और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपने घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी दादी है, मम्मी, पापा और मेरा एक भाई है। घर में बता दिए आप? हाँ, घर में बता दिया। कैसा रिएक्शन था जब आप घर में बताए कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए? घर में पापा अभी भी मेरे ड्यूटी में थे, उनको मैंने कॉल करके बताया तो फिर शाबाश बेटा ऐसे करके बोले, बहुत खुश हुए। और फिर आगे अभी फिर सेलिब्रेशन चल रहा है अभी घर में भी अभी तक। क्या कर आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां RI प्रमोशन के घोटाले में बड़ा अपडेट है। रायपुर में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव की गिरफ्तारी हुई है। ACB और EOW की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। बुधवार को टीम ने प्रदेश भर में छापेमारी की थी और इस छापेमारी के बाद ये इस घोटाले में 2 नाम सामने आए हैं, जिनकी फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। RI की परीक्षा के मामले में यहाँ ये घोटाले का मामला सामने आया। प्रमोशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां बड़ा घोटाला किया जा रहा था, तो इसी बीच अब 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर से हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव को गिरफ्तार किया है ACB और EOW की टीम ने। इससे पहले दोनों ही टीम लगातार प्रदेश भर में छापेमारी कर रही थी और जांच में जब बड़े खुलासे हुए हैं तो ये दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव RI के प्रमोशन के मामले में घोटालेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों के ऊपर शिकंजा कसा गया। हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव को गिरफ्तार किया गया है। RI को यहां देखिए प्रमोशन करने के जो मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान यहाँ ये देखिए बड़ी छापेमारी की गई थी और इसके बाद अब ACB ने और EOW की टीम ने 2 अधिकारियों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया है। RI प्रमोशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें घोटाले का काम अधिकारी कर रहे थे। तो वहीं देखिए बड़े अधिकारियों के ऊपर छापेमारी की गई थी और इसके बाद अब इस मामले में ये पटवारी से RI बने थे, जिसके बाद ये धांधले करने के, घोटाले करने के गंभीर आरोप लगे थे। लगातार EOW की टीम एक्टिव थी इस मामले में और अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, प्रमोशन के घोटाले में RI से जुड़ा हुआ ये एक मामला सामने आया था और अब बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 2023 में ये परीक्षा हुई थी जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चल रहा था और उसी समय इस घोटाले को अंजाम दिया गया। RI प्रमोशन क्योंकि करना था इस पे, तो इसी को लेकर पिछले दिनों याद होगा कि ACB EOW ने पूरे प्रदेश भर में छापा भी मारा था और छापा मारने के बाद में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हेमंत कौशिक और वीरेंद्र जाटव का नाम शामिल है। इनको गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर इनके ऊपर आरोप ये है कि पेपर लीक करवाने और पेपर के जो लीक करवाया गया था पेपर थे, उसकी तैयारी बड़े अधिकारियों को की मौजूदगी में करवाया जाता था। तो कुल मिलाकर आरोप पर ये गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल आगामी पूछताछ होगी तो ये पूरे
नेक्सस का कि आखिर इस घोटाले पे कौन कौन शामिल था, कितने बड़े अधिकारियों के नाम है और इसके साथ ही किस तरह से पेपर लीक करवाया गया, क्या पेपर को लेकर सेटिंग की गई, क्योंकि आरोप एक ये भी लग रहा है कि 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे जो हैं वो लिए गए थे इस प्रमोशन को करवाने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पे बड़ा एक्शन देखने को मिला था। एसीबी ईओडब्ल्यू ने 20 से ज़्यादा ठिकानों पर प्रदेश के छापा मारा था और छापा मारने के बाद में दोनों की गिरफ्तारी हुई और आगामी पूछताछ की जा रही है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए आगे की भी पूछताछ लगातार जारी है। रोहित, क्या इस मामले में आगे जानकारी मिलेगी? आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सीएम के नाम एक पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री ने सीएम विष्णुदेव साय को ये पत्र लिखा। G9 परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। भूमि पेड़ कटाई स्वीकृति पर जांच की मांग उठा रहे हैं। इसके साथ ही बाल्को प्रबंधन पर प्रक्रियाओं के उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि G9 की जो एक परियोजना चल रही है इस पर रोक लगाई जाए। ये मांग कर रहे हैं पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सीएम विष्णुदेव साय से। एक पत्र लिखा है और इस पत्र को सीएम को दिया गया। इस पत्र में उन्होंने परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें पेड़ कटाई की स्वीकृति है, भूमि है और इन मामलों को लेकर के वो जांच पड़ताल की भी मांग लगातार उठा रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। आज शाम में 21 टंकियों से पानी नहीं आएगा। पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। MM पाइपलाइन बार-बार डैमेज हो रही है, जिसका काम चल रहा है और इसकी ही वजह से आज भी पानी की सप्लाई नहीं होगी। भाठा गांव रोड पर मरम्मत का कार्य चलेगा। 150 MLD प्लांट का 8 घंटे तक शटडाउन रहने वाला है। तो वहीं सप्लाई 22 नवंबर से दोबारा शुरू हो जाएगी। भाठा गांव, चंगोरा, भाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, टाटीबंध सहित कई 32 क्षेत्र ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। नगर निगम ने लोगों से पानी का उपयोग सीमित रखने की भी अपील की है। आज रायपुर में पानी की कमी रहने वाली है और पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो ऐसे में ये अपील की जा रही है नगर निगम की तरफ से कि लोग पानी का कम से कम उपयोग करें और जितना हो सके पानी को व्यर्थ ना गवाएं। आज 21 टंकियों से पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। MM पाइपलाइन बार-बार डैमेज हो रही है और इसका मरम्मत कार्य चलने वाला है, जिसकी वजह से 8 घंटे तक शटडाउन रहेगा 150 MLD का। तो वहीं आज रायपुर में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। पानी की टंकियों का यहां मरम्मत कार्य जारी है, जिसकी वजह से आज पानी नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महोत्सव लगातार चल रहा है और अब तक 23 लाख क्विंटल धान उपार्जित हो चुकी है। कल 9,615 क्विंटल धान की खरीदी हुई। तो वहीं 26,50,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। पंजीकृत धान का करीब रकबा 29 लाख हेक्टेयर है। धान बेचने के लिए प्रदेश के 26 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से पंजीकृत धान का रकबा 29 लाख हेक्टेयर देखने को मिला है। बढ़ेंगे एमसीबी की चिरमिरी नगरी में ओपन कास्ट माइन से कोयले का परिवहन सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मुख्य मार्ग से किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोयला लदे वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मुख्य मार्ग से नहीं गुजरेंगे और इसके लिए SECL ने अलग मार्ग भी सुनिश्चित किया है। बावजूद इसके ठेकेदार और ड्राइवर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां स्कूल जाने वाले छात्र, शिक्षक और आम लोग रोजाना जाते हैं, ऐसे में ये सुरक्षा नियमों की अनदेखी भविष्य में किसी बड़ी सड़क दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है कि क्या नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर बड़ी दुर्घटना का इंतजार ऐसे ही किया जाएगा। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले कोयलांचल नगरी चिरमिरी, जहां के ओपन कास्ट माइंस से रोड सेल यानी कोयले का रोड से यहाँ पर परिवहन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक का यहाँ हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो रोड सेल किया जाता है, उनकी जो हैवी गाड़ियाँ रहती हैं वो सुबह से लेकर पूरे दिन बिना किसी डर भय के चलती रहती हैं। इसी मुख्य मार्ग से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, साथ ही शिक्षक लोग भी नौकरी करने के लिए जाते हैं। शायद किसी बड़ी दुर्घटना के बाद प्रशासन सचेत लेगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस विभाग इन पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है। स्टार न्यूज़ के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।
धमतरी में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कर्मचारियों ने कर्मचारी संघ ने प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारियों को रोका गया। कर्मचारी संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है और प्रशासन पर मनमानी के आरोप भी लगाए गए हैं। मांग यह है कि हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र साहू, उसको बिना मतलब के गिरफ्तार किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग समिति कर्मचारी है। समिति में अपने जायज मांगों को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रहा है। बिना मतलब के हमारे कर्मचारी अध्यक्ष महोदय को अंदर किए हुए हैं। समझ से परे है क्या चाहता है सरकार, जबकि हम लोग तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, धान खरीदी नहीं करने के लिए तैयार हैं। सहकारी समिति के काफ़ी लोग आए हुए थे। उनकी एक मांग थी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को एस्मा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग को लेकर के आए हुए थे।